फ्रेंड्स, हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो रह गया था उसकी मैंने वीडियोस बनाकर अपलोड कर दी है ऑफलाइन। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। क्लियर? और उसकी पीडीएफ भी सेंड कर दी है मैंने आंसर की। ओके मैम। ओके, तो आप लोग एप्लीकेशन पे एक बार चेक कर लेना। आज हम लोग करेंगे अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट। Today's news chapter name is Indian Judiciary. Chapter number 11, page number 86. ओपन कर लिया सबने चैप्टर नंबर 11? स्टूडेंट्स गेट फास्ट, बेटा जल्दी जल्दी करो। कर लिया। ओके, कैमरा ऑन कर लीजिए सब। कर लिया मैम। मुझे सामने सबके फेसेस दिखने चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर। We have studied in detail about the two organs of the government, the legislative and the executive. Now we shall study in detail about the third organ of the government, the judiciary, which is the independent statutory and impartial organ of the government. इसमें क्लियरली बताया गया है कि अभी तक हमने दो ऑर्गन्स गवर्नमेंट के पढ़े थे। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव एंड सेकंड इज एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आज हम थर्ड ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। द नेम इज जुडिशियरी। राइट, जो इंडिया में इंडिपेंडेंट है और गवर्नमेंट का उस पर फुल राइट है। कोई और उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। क्लियर? सो जुडिशियरी के बारे में आप लोग क्या जानते हो? चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं जानकारी ले रही हूँ कि आप लोगों को इंडियन जुडिशियरी के बारे में क्या नॉलेज है। रिद्धि, एक मिनट मैम। इंडियन जुडिशियरी के बारे में क्या नॉलेज? हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एक आपका राउंड ऑफ जान रही हूँ आप लोगों को कितनी नॉलेज है इंडियन जुडिशरी के बारे में। मैम जुडिशियरी मतलब जो लॉ बनाता है। राइट, जो लॉ बनाता है। ठीक है, और जो पीपल को मतलब बताता है कि मतलब ये लॉ बना है और उनको ये फॉलो करना है। राइट हर्षिता। जुडिशरी का सिंपल मीनिंग। हाँ बोलिए बेटा। जुडिशियरी कानून लॉ बनाता है। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, दोबारा बोलो। जुडिशियरी मीन्स लॉ मैम, जो कानून बनाता है। राइट, जुडिशरी मीनिंग तो मैं लॉ। जो हाँ, हर्षिका ने भी वही बोला, निधि आप भी वही बोल रहे हो, जो लॉ बनाता है। ठीक है, जिसमें लोगों के राइट्स ड्यूटीज मेंशन की हुई है, और अगर कोई उसके अगेंस्ट होता है तो लॉ के थ्रू हम केस फाइल कर सकते हैं, या उसका कह सकते हैं कि कोई भी किसी को हार्म ना हो, इसलिए जुडिशरी की जरूरत होती है। ठीक है, आगे है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड यूनिफॉर्म जुडिशरी सिस्टम।
थ्रू आउट इंडिया। इंडिया में सबको पता है कि सिस्टमेटिक रूप से सारे काम होते हैं, तो जो जुडिशरी बनाई गई है वो भी सिस्टमेटिक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है और यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर बनाया गया है। हमारे जुडिशरी में जो भी काम होते हैं वो उसका मेन बेस कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में किस एक्ट में क्या बोला गया है वो सब ध्यान रखने का काम जुडिशरी का है, ठीक है। द इंडियन जुडिशरी सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड हिरार्की। आप लोगों ने देखा, इस पिक्चर में आप देख सकते हो जो इंडियन जुडिशरी बनी है वो एक पिरामिड वे में बनी हुई है, ठीक है। वी हैव एस्टेब्लिश्ड अ यूनिफॉर्म जुडिशरी एंड इन इट एट द टॉप मोस्ट लेवल देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट। इसके टॉप पर, सबसे ऊपर आप पिक्चर में देखो, सबसे टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट। इट सिंपल मीन्स सबसे बड़ा कोर्ट जिसे बोलते हैं वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। Which is apex court at the middle level are high court. Middle level पे आता है high court, ठीक है। And high court and under their jurisdiction are the district courts at the district level. District level पे district court आता है जिसे तालुका courts भी बोलते हैं। And at the talukas level there are local and special courts. Apart from इसके अलावा this there are a last court name is trial court and a special courts which are established to cater to various objectives. जिस ये सब कोर्ट्स जो बनाए गए हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को पूरे करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। आप पिक्चर में देखो, सबसे ऊपर है सुप्रीम, मैं सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे नीचे आता है आपका ट्रायल कोर्ट यानी स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है। अगर उसमें कोई जा रहा है, किसी केस फाइल कर रहा है, अगर उसके रिजल्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उससे ऊपर की कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अपने केस को फाइल कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट, उसके बाद उससे बड़ा जो आता है हाई कोर्ट। इफ इन केस उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, किसी को तालुका कोर्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है और केस फाइल कर सकता है। हाई कोर्ट के बाद सबसे बड़ा कोर्ट माना होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो कह सकती हूँ, जो भी वो लोग न्याय करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो भी न्याय करते हैं वो 100% फैक्ट माना जाता है और उसको ही फॉलो किया जाता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ अ जुडिशरी। जुडिशरी के क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारे इंडिया में। A neutral and impartial judiciary is essential in the federal system for the protection and preservation of the rights of the Indian citizens and solve the inequality between the centers and the state of between one state and the other state. देखिए, इसमें एक सिंपल सी बात बोली गई है, जो हमारा इंडियन जुडिशरी है वो एकदम न्यूट्रल है और इम्पार्शियल है, ठीक है। किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, ठीक है। फेडरल सिस्टम फॉर द प्रोटेक्शन, ये जो जुडिशरी बनाया गया है ये प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन है। जो भी इंडियन सिटीजन्स है, जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं, उन इंडियन सिटीजन्स की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेरीज है, उसको सॉल्व करने के लिए ये जुडिशरी को बनाया गया है, जिससे उनके किसी भी प्रकार के राइट्स हो या ड्यूटीज हो, कोई भी उसको हार्म ना कर सके, ठीक है। ये बिटवीन द सेंटर और स्टेट, ये सेंटर और स्टेट के बीच में भी हो सकता है, एंड बिटवीन वन स्टेट एंड अदर स्टेट। देखिए, ये एक सेंट्रल और स्टेट के बीच में भी हो सकता है। अगर इन दोनों में कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन यहाँ जुडिशरी में किया जाता है, या वन स्टेट और अनदर स्टेट, एक स्टेट और एक और सिंपल वे में बोल सकते हैं, जैसे 2 स्टेट्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जुडिशरी की हेल्प की जाती है।
ठीक है। अदर स्टेट रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ अ वर्कलोड, यहाँ पर वर्कलोड को जो किया जाता है वो डिवाइड कर दिया जाता है सेंट्रल टू एक स्टेट में या वन स्टेट एंड सेकंड स्टेट में, इस तरीके से यहाँ पर वर्कलोड को डिवाइड कर दिया जाता है। द जुडिशरी इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन as to interrupt constitutionality of any provision of any law so that the supremacy of the constitution prevails. ये जुडिशरी जो है सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन माने जाता है, ठीक है। ये सिंपल वे में बोलते हैं, इसमें जितना भी जो भी न्याय किया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस पर किया जाता है, प्रोविजन जो भी दिए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस पर बनाए जाते हैं, सो दैट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल्स। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है ये सबसे हाई होता है, इन ऑर्डर दैट द legislature or the executive don't violate any of the constitution limitation. जो हमारे लेजिस्लेटिव, जो हमने 2 ऑर्गन्स और पढ़े हैं इंडिया के अंदर, लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव, अगर ये किसी भी प्रकार का कोई लॉ तोड़ते हैं या कुछ भी गलत करते हैं तो इसके जो रिप्लाई कह सकते हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी एक्शंस लिए जाते हैं वो जुडिशरी में लिए जाते हैं और उसको फॉलो किया जाता है। वी रिक्वायर इन ए कंट्री, हमें कंट्री में ऐसे लॉ की जरूरत है जो इंडिपेंडेंट हो, फर्म, इम्पार्शियल हो एंड फियरलेस हो, जो किसी से ना डरता हो, इम्पार्शियल यानी भेदभाव ना करता हो, सबके लिए सेम हो और इंडिपेंडेंट हो। विच इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र का एक फाउंडेशन है, ठीक है। हमारी जुडिशरी ऐसी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सी दैट, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है वो मेन दैट इन द जुडिशरी प्रोसेस देयर इज नो प्ले और डिले द सिटीजन गेट क्विक, चीप एंड इक्वल जस्टिस। इसमें जो जुडिशरी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो है कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको इजीली जस्टिस मिल सके और चीप जस्टिस मिल सके, यानी सस्ता रहे, हर किसी को इक्वल जस्टिस मिल सके, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए और जुडिशरी इस चीज को फॉलो करे कि जितनी जल्दी हो सके उनको जस्टिस मिल सके, उनके साथ डिले नहीं किया जाए, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ अलर्ट लेजिस्लेचर एंड एक्सिक्यूटिव, द जुडिशरी वुड ऑलवेज रिमेन एक्टिव। जुडिशरी हमेशा एक्टिव रहती है, but many a times due to administrative inactiveness and irresponsibility of the executive and the authoritativeness of the legislature, impartial, cognizant, independent and fearless judiciary has shown judiciary inactiveness. सिंपल वे में इसमें ये बताया कि कई बार लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव जो होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज के लिए या जो भी उनकी एक्टिविटीज, जो भी उनके कार्य हैं, कई बार वो उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। सिंपल इसमें ये बताया एक्सिक्यूटिव एंड अथॉरिटेटिवनेस ऑफ द लेजिस्लेचर इम्पार्शियल, लेकिन जो जुडिशरी है वो कभी भी इम्पार्शियल नहीं होती, हमेशा इंडिपेंडेंट रहती है और फेयरलेस रहती है। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, नाम याद रख लेना, सुप्रीम कोर्ट को ही एपेक्स कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होती है, कौन कौन से पर्सन उसमें काम करते हैं, ठीक, ये सारी जानकारी हम अभी पढ़ेंगे। फर्स्टली आपने इतना पढ़ा, इसमें आपको इम्पोर्टेंट समझ में आ गई जुडिशरी की क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया में। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, चलिए अभी हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट इज एट द एपेक्स ऑफ इंडियन जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिया जुडिशरी में सबसे टॉप पर कोर्ट है, यानी सबसे बड़ा कोर्ट है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द टॉप मोस्ट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा न्यायालय है।
It is situated in Delhi. ये दिल्ली में है. All the civil and criminal courts of India have to work under the jurisdiction of the Supreme Court. इसमें क्लियरली बताया है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में सभी सिविल्स और क्रिमिनल्स कोर्ट के जितने भी केसेस आते हैं वो इस सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं. ठीक है, अंडर सारे वर्क करते हैं. द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 28 एडिशनल जस्टिस. सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है, क्लियर, एंड 28 एडिशनल जस्टिस. टोटल सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो हैं वो 29 होते हैं, जिसमें 28 जो है वो एडिशनल जजेस होते हैं और एक चीफ जस्टिस होता है. क्लियर. The Chief Justice of the Supreme Court is appointed by the President of India. Chief Justice को जो अपॉइंट करते हैं वो इंडिया के प्रेसिडेंट करते हैं. The number of judges in the Supreme Court is decided by the Parliament, but if the President feels that the workload of the member of judges in the Supreme Court is decided by the Parliament. जो बाकी के 28 जजेस होते हैं वो पार्लियामेंट के जितने मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं. बट इफ द प्रेसिडेंट फील that the workload of the Supreme Court is increased, then the President can appoint additional ad hoc judges to the Supreme Court. लेकिन अगर प्रेसिडेंट को, इंडिया के प्रेसिडेंट को ये फील होता है कि इंडिया में जो भी जजेस है अब उनका वर्कलोड बहुत ज्यादा हो रहा है, तो प्रेसिडेंट बाकी जजेस को भी अपॉइंट कर सकते हैं. ठीक है, एडिशनल जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं इन सुप्रीम कोर्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस है उसके बिहाफ पर प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं. द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी. जजेस जो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू वो सीनियरिटी के बेस पर अपॉइंट किए जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. और जो चीफ जस्टिस होता है वो भी प्रेसिडेंट की हेल्प करता है. ऑल द अदर जजेस आर अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एज वेल एज अदर सीनियर जजेस. जो बाकी के अदर जजेस अपॉइंट किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो उसमें जो चीफ जस्टिस है प्लस जितने भी सीनियर जजेस हैं उन सब की वो सब कंसल्ट करते हैं. उसके बाद बाकी के जजेस को अपॉइंट किया जाता है. क्लियर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से जजेस होते हैं प्लस सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं. हर्षिका, हमने अभी पढ़ा सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस कितने हैं. 29 28 और एक चीफ जस्टिस है और 28 एडिशनल जजेस है. राइट, 1 चीफ जस्टिस है और 28 आपके एडिशनल जजेस हैं. इफ इनकेस सुप्रीम कोर्ट में वर्कलोड ज्यादा होता है तो किसकी हेल्प के थ्रू और जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है. निधि, मैम क्वेश्चन क्या था. एडिशनल जजेस को अगर ऐड करना हो सुप्रीम कोर्ट में तो ये कार्य कौन करता है, किनके थ्रू अपॉइंट. प्रेसिडेंट एंड अकेले प्रेसिडेंट तो नहीं करते, उनकी हेल्प करते हैं ना. बाकी कौन करता है उनकी हेल्प. पार्लियामेंट के मेंबर्स. अगर
जजेस प्रेसिडेंट को फील होता है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्कलोड बढ़ रहा है, तो वो और जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, और उन जजेस को अपॉइंट करने में पार्लियामेंट के मेंबर्स उनकी मदद करते हैं, प्लस चीफ जस्टिस उनकी हेल्प करते हैं, और जो 28 जजेस हैं उनमें सीनियर जजेस भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होती है सुप्रीम कोर्ट में वर्क करने वाले जजेस की। फर्स्ट, अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड बी, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है? फर्स्ट इज सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। शुड हैव प्रोवाइडेड अ सर्विस ऑफ एटलीस्ट 5 years एज अ जज इन एनी वन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको मिनिमम उनको एटलीस्ट 5 years हाई कोर्ट में एज अ जज रोल प्ले करना होता है, यानी वर्क करना होता है। क्लियर है? हाई कोर्ट में 5 years एज अ जज वर्क करना होता है। शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 years एज एन एडवोकेट इन एनी ऑफ अ हाई कोर्ट, प्लस उन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एडवोकेट। क्लियर? हाई कोर्ट का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो एज अ एडवोकेट वो रह चुके हो। शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जज और अ फेमस ज्यूरिस्ट एज पर द ओपिनियन ऑफ अ प्रेसिडेंट। शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जज और अ फेमस ज्यूरिस्ट। इसमें सिंपल वे में हो कि जज वो होना चाहिए जो नॉलेज से अपने रिलेटेड जो भी उनका लॉ है उससे रिलेटेड उन्हें फुल्ली जानकारी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और प्रेसिडेंट ने उन्हें चूज किया जाना चाहिए। शुड नॉट बी मोर देन 65 ईयर, उनकी जो एज लिमिट है मैक्सिमम 65 years होनी चाहिए। ठीक है? 65 years से ज्यादा कोई भी जजेस को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। दस द रिटायरमेंट एज इज 65 years फॉर द जजेस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज जो है वो 65 years है। क्लियर? क्वालिफिकेशन क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन क्या होती है? यस मैम। अब हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए वो काम करते हैं, क्या टाइम पीरियड है। द रिटायरमेंट एज इज 65 years फॉर अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि रिटायरमेंट एज जो है वो 65 years होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की। However, the change in the age of retirement can be made by the parliament through framing a law. लॉ के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के मेंबर रिटायरमेंट की एज को चेंजेस भी कर सकते हैं। They cannot carry the practices of law in any of the Indian code, but they can provide their services in committees appointed to the investigate. एक मिनट बेटा। यस, टाइम पीरियड हम पढ़ रहे थे। टाइम पीरियड में उनकी एज बताई गई है कि 65 एज होनी चाहिए मैक्सिमम, और ये चेंज भी की जा सकती है। रिटायरमेंट कैन मेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने जो भी लॉ के थ्रू इस रिटायरमेंट एज को चेंज भी किया जा सकता है। दे कैन नॉट कैरी प्रैक्टिसेस ऑफ लॉ इन एनी ऑफ द इंडियन कोर्ट, but they can provide their services in committees appointed to investigate into uncommon situation और events। उसमें ये बताया गया है कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी जज किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट में। ठीक है? बट दे कैन प्रोवाइड देयर सर्विसेज, लेकिन वो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं किसी भी कमिटीज के लिए अपॉइंट होकर या इन्वेस्टिगेट करके इनटू अनकॉमन सिचुएशन या किसी भी प्रकार के इवेंट्स में वो अपना कह सकते हैं कि सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इफ इनकैपेबल to carry out their duties before the time of retirement, then under such circumstances they can resign willingly from their post। इसमें ये बताया गया है
कि अगर रिटायरमेंट से पहले वो अपने जो उनकी ड्यूटीज हैं उसको पूरा करने में पूरा नहीं कर पाते हैं, या कह सकती हूँ कि अक्षम हो जाते हैं, किसी भी चीज को लेकर नहीं अपनी ड्यूटीज को पूरा कर पा रहे हैं, then duties before the time retirement, then under such circumstances they can resign, उनसे रिजाइन करवाया जा सकता है, उनकी इच्छा से राष्ट्रपति उन्हें रिजाइन दिलवा सकता है और उन्हें उनकी जो पोजीशन है उससे रिटायरमेंट दी जा सकती है। क्लियर? और ये काम रिटर्न रूप में यानी रिटर्न रजिस्ट्रेशन रेजिग्नेशन के रूप में दिया जा सकता है। बट द जजेस can be removed from their post and power if they are found the constitution and it carried out through impeachment motion in parliament। मैंने बीच में एक लाइन मिस कर दी शायद। हाँ, but the judges can be removed from their post and power if they are found the constitution to be guilty of incapability, misconduct or inefficiency। यहाँ पर बताया गया है कि जजेस को हटाया भी जा सकता है उनके पद से यदि कि कह सकते हैं उनको जो क्वालिफिकेशन है उसमें किसी भी प्रकार की गलती करती हो या उन्हें कोई भी गलत जजमेंट कर दिया हो, इनकैपेबिलिटी हो उनके अंदर किसी भी प्रकार की, या फिर मिसकंडक्ट और इनएफिशिएंसी हो, तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। दिस रिमूवल इज in accordance with the provision of the constitution and is carried out through impeachment motion in a parliament. The procedure for it is as follows. Every house of parliament has to submit a memorandum having majority support to the president of the total number of members and at least two-thirds number of the members present in the respective session। इसमें बताया गया है अगर किसी जज को उनकी पोजीशन से उनके पद से हटाया जाता है तो उसके लिए किस प्रकार का रूल को फॉलो किया जा सकता है या किस प्रकार से उनको हटाया जा सकता है। तो पार्लियामेंट्स में जितने भी मेंबर्स होते हैं एट प्रेजेंट उस टाइम पे जो प्रेजेंट मेंबर्स होते हैं उनमें से 2/3 मेंबर्स को उनके फेवर में बोलना होता है कि ये जजेस को निकालना है या उनके पद से हटाना है, तब जाकर ये रूल को फॉलो किया जाता है। बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन बाय द ऑर्डर टू प्रेसिडेंट द जज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। इसके जब उन्हें 2/3 मेंबर्स की एक्सेप्टेशन मिल जाती है तो वो जो भी जज हैं उनको उनके पोस्ट से हटा सकते हैं। ठीक है। The parliament monitors and presentation of the memorandum regarding the misbehavior of the judge की misbehavior के लिए पार्लियामेंट के जो भी मॉनिटर्स हैं वो इस चीज का ध्यान रखते हैं and the conducting of the investigation as well as the conducting of the proof फॉर द सेम, और जो भी उनके साथ में जो भी वो मिसबिहेव करते हैं उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उसके लिए प्रूफ्स होने चाहिए। द कंसर्न जज इज गिवन द अपॉर्चुनिटी, जो ये जज हैं जिनके साथ में ऐसा किया जाता है मिसबिहेवियर का जो भी उन पर आरोप लगाया जाता है या जो भी रीजन है जिसके कारण उन्हें उनके पद से हटाया जाता है, बट उन्हें एक लास्ट चांस दिया जाता है, एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपने फेवर में अपने प्रूफ्स रखने के लिए, सेल्फ डिफेंस करने के लिए। पार्लियामेंट में उन्हें एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू प्रेजेंट हिज नरेशन इन हिज सेल्फ डिफेंस, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। एंड ये काम पार्लियामेंट में जज को बोला जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ सेक्रेसी एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन to the judges who appoint to the Supreme Court before taking the charge of their post. The judges are required to take an oath in an oral as well as a sign in the place.
जो भी जज बनाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन सभी को एक तरह से शपथ दिलाई जाती है कि वो जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी लॉज के अकॉर्डिंग कार्य किया जाएगा, वो सभी कार्य को बिफोर टेकिंग द चार्ज, उन्हें जो भी काम दिया जा रहा है उससे पहले द जजेस आर रिक्वायर्ड टू टेक ओथ, उनसे शपथ ली जाती है, एज वेल एज उन्हें साइन भी करवाए जाते हैं पेपर पे। क्लियर? टाइम पीरियड, कार्यकाल कैसा है एक सुप्रीम कोर्ट के जज का, वो सब चीजें बताइए। इसके साथ आज का ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश कर रही हूँ, आगे कल पढ़ेंगे द पावर एंड जुडिशरिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या शक्तियां हैं और वो क्या क्या काम कर सकते हैं, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? Okay, ma'am. इतना पढ़ लेना, क्योंकि कल मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी, और ना अभी अटेंडेंस ले लेते हैं। मेरे को सबके कैमरेज ऑन देखने चाहिए, अदरवाइज मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। हर्षिका, प्रेजेंट मैम। हर्षिता, Present, ma'am. जय, Present, ma'am. मयूर, Present, ma'am. पवन, Present, ma'am. रिद्धि, प्रेजेंट मैम। शशांक। ओके, क्लास एंड तक आते आते कुछ 4 और 7 स्टूडेंट रह गए हैं, तो आज के क्लास में केवल इतने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस रहेगी, बाकी सबकी एब्सेंट। राइट हर्षिका? एट द लास्ट बेटर है ऑप्शन, लास्ट तक जो पीरियड अटेंड करेगा केवल अटेंडेंस उनकी रहेगी, बाकी सब एब्सेंट में काउंट होंगे। सही है। ठीक है, ऐसे मेरे मूड का कुछ नहीं, मैं बीच में भी अटेंडेंस ले सकती हूँ, बट लास्ट तक लूंगी तो पता तो रहेगा कितने स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं। वही ना, ठीक है, हाँ 9th की मैंने बोला था, जो हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा था, लाइक चैप्टर नंबर 6, उसकी PDF भेज दी है, ऐप पर देख लेना, और अपनी स्कूल नोटबुक में मेंशन कर लेना ये चैप्टर। आप लोग मुझे सैटरडे को अपनी नोट्स बुक्स दिखाएंगे चेकिंग के लिए। ठीक है, 9 to 11 आपकी SS की नोटबुक्स यहाँ स्कूल में आ जानी चाहिए, और उसमें चैप्टर जो 6 है वो मेंशन होना चाहिए। क्लियर? मैम। हाँ जी। सुनो मैम, अभी तक जितने सारे आपने चैप्टर्स करवाए वो सारे कंप्लीट होने नहीं चाहिए नहीं या नहीं फिर नहीं नहीं नहीं, यही फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 से करवाया, तो मैं ओनली चैप्टर नंबर 6 से ही चेक करूंगी। ठीक है, ओके, चलिए, बाय ऑल ऑफ यू। बाय मैम। Bye, ma'am. बाय बेटा।